अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन। इस हफ्ते के फिक्र नजर प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। इस हफ्ते इसराइल ने हमास के लीडर इस्माइल हनिया को ईरान में घुसकर उन्हें उनका कत्ल कर दिया या उन्हें शहीद कर दिया। वैसे अगर देखेंगे तो हमास ने इसराइल की बर्बरियत के खिलाफ जो जुल्म और ज़्यादती इसराइल की बर्बरियत फ़लस्तीनियों के ऊपर चल रही थी, उस पर हमास ने 7 अक्टूबर को इसराइल के ऊपर हमला किया और उसके बाद इसराइल की जो खली थी, जो आयरन ड्रोम वाली थियरी थी, उसकी पूरी खली या उसकी पूरी धज्जियां उड़ा दी। बरहम इसराइल ने उसका जवाब में जो हमला किया, उसमें कम से कम 35,000 मजलूम मासूम फ़लस्तीनियों की जान चली गई और ऐसा जुल्म का एक नंगा नाच रचा जिसकी दास्तान कहीं पर भी तारीख में नहीं मिलेगी। जहाँ तक 35,000 मासूम बच्चों की बात है, लेकिन बुज़ुर्गों की, ख़वातीन की और इमलाक का जो नुकसान हुआ है, उसका तो मैं समझता हूँ कि कोई हिसाब ही लगाना मुश्किल है। बहरहाल 54 इस्लामिक ममालिक हैं पूरी दुनिया भर में और ये सब कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि बेबस होकर रह गए। दुनिया भर की आबादी के हिसाब से अगर देखेंगे तो 1/4 वाली आबादी मुसलमानों की है और ये इसराइल को रोकने में नाकाम हुई है, या इसराइल की बर्बरियत को या इसराइल के जुल्म को रोकने में कहीं ना कहीं वो नाकाम हुई है। दुनिया भर में कहा जाता है कि 24.1% मुस्लिम आबादी है पूरी दुनिया में, या अगर फिगर्स की हम बात करेंगे तो तकरीबन 190 करोड़ के ऊपर मुसलमान पूरी दुनिया में आबाद हैं। दुनिया भर के ममालिक की फहरिस्त में भी अगर हम बात करेंगे तो ऐसे 49 ममालिक हैं जहाँ पे मुसलमान की आबादी सर फहरिस्त है वहाँ पर। मगर अक्सरियत होने के बावजूद भी हम इसराइल की बर्बरियत को रोकने में नाकाम हुए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और हद ये है कि इसराइल के एजेंट्स ने ईरान में या ईरान के सदर की हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत के लिए गए हुए हमास के कायद इस्माइल हनिया को वहाँ पे शहीद कर दिया। जहाँ तक बात है, ईरान ये इस बात से मुत्तफ़िक़ है या इस बात को हर वक्त दोहराता है कि वो दुनिया के नक्शे पर से इसराइल को सफ़े हस्ती से मिटाना चाह रहा है। खैर बहरहाल इस्माइल हनिया को शहीद कर दिया गया है और शहीद का जो मर्तबा होता है वो मैं समझता हूँ कि सिर्फ मुसलमानों को ही समझ में आ सकता है। शायद वो ही देखकर फ़लस्तीन हो या इसराइल हो या जहाँ पर भी उनकी नमाज जनाजा पढ़ी गई या जुलूस जनाजा जहाँ गया, तो वहाँ पे मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से जो सरों का समंदर था, वो इस बात की ज़मानत देता है कि शहीद का मर्तबा क्या होता है वो वहाँ पे बता दिया गया। वैसे अगर देखा गया तो इस्माइल हनिया 7 अक्टूबर से ही इसराइल की सर फहरिस्त में थे, क्योंकि इसराइल इस कदर बौखलाया गया था कि जिस तरीके से जो आयरन ड्रोम की फ़िलासफ़ी थी, जिसके ऊपर ये कहा जाता था कि इसराइल के ऊपर अगर कोई भी मिसाइल आता है तो वो आयरन ड्रोम उनका उसे दूसरे रुख मोड़ देता है। तो ये जो थियरी थी उसको बिल्कुल नाकाम करने में इस्माइल हनिया या हमास का बहुत बड़ा रोल था 7 अक्टूबर के बाद से, जिसके बाद से पूरी दुनिया की जो कंपोजिशन होना चाहिए था या सियासत होना चाहिए था पूरी दुनिया की, वो कहीं ना कहीं बट के रह गई थी या एक किस्म से हमास ने उसे पलट के रख दिया था। ख़ास तौर पे इस्माइल हनिया ने जब कहा था कि हम हमारी जिद्दोजहद जुल्म के ख़िलाफ़ जारी रखेंगे और जहाँ भी हमारी ज़मीन है, चाहे जितनी भी ज़मीन हो, हम वो ज़मीन हासिल करने में कामयाब होंगे, बल्कि मुकम्मल वापस ले लेंगे। ये बयान देने के बाद से इस्माइल हनिया सर फहरिस्त थे और ये कहीं ना कहीं इसराइल इस ताक में था कि कहीं ना कहीं वो इस पे इसका जवाब दे और इस्माइल हनिया को निशाना बनाए। बहरहाल ये भी कहा जाता है कि नेतन्याहू अपनी गद्दी बचाने की खातिर पूरे मुल्क को वहाँ पे बर्बाद कर दी, या मतलब मुल्क इन द सेंस कि उनकी जो एरिया है, इसराइल का जो मामला है, उसकी पूरी मईशत को बर्बाद करने में वो कामयाब रहे, लेकिन अपनी गद्दी भी बचाने में वो कामयाब रहे। वैसे अगर देखेंगे तो इसराइल के इलाके में, मतलब मुल्क तो फ़लस्तीन है, अगर इसराइल के हिस्से को देखेंगे तो इसराइल में ये कहा जाता है कि 90 लाख के करीब या 93 लाख वहाँ पे आबादी है, जो आबादी 1955 में सिर्फ 15 लाख थी।
आबाद एरिया के हिसाब से और आबादी के हिसाब से भी ये काफ़ी हद तक बढ़ गया है। तो 15 लाख से 93 लाख को वहाँ पर पहुँच गए हैं। इसमें भी अगर देखेंगे तो 70 लाख ऐसे हैं जो यहूदी नस्ल के लोग हैं और 20 लाख ऐसे हैं जो अरब नस्ल के हैं लेकिन इसराइल में रहते बसते हैं। तो ये भी एक बड़ी चीज़ है। वैसे अगर पूरे फ़लस्तीन में, इसराइल के इलाके में, वेस्ट बैंक, गाज़ा सब मिला के अगर देखेंगे तो 1 करोड़ 40 लाख की आबादी इस जगह पे, इस खित्ते में रहती है। और मुसलमान और यहूदियों को अगर देखेंगे तो 50-50% के करीब वहाँ पे हैं। 50% यहूदी होने के बावजूद भी 50% में भी मैं समझता हूँ कि उसका भी 50% ऐसे हैं जो यहूदी हैं। यहूदी तो पूरे ही हैं, लेकिन यहूदी में भी जो ज़ायनिस्ट हैं, जो हर वक्त हर एक के ऊपर जो जुल्म ज़्यादती करते हैं, वो एक 25% ही होंगे जो इस किस्म की जुल्म ज़्यादती करते हैं। तो ऐसा है कि अच्छा, वहाँ पर इसराइल में या इसराइल फ़लस्तीन के दोनों इलाकों में, वेस्ट बैंक, गाज़ा, इसराइल सब मिला के देखेंगे तो वहाँ भी क्रिश्चियंस की भी माइनॉरिटी, वहाँ पे बिल्कुल कम माइनॉरिटी वहाँ पे रहती है। इसके अलावा कुछ अहमदिया तबके के भी लोग वहाँ पे रहते हैं। रहा सवाल इसराइल को छोड़कर फ़लस्तीन की तरफ आ जाएंगे तो फ़लस्तीन को पहले 2 हिस्सों में तोड़ने में इसराइल कामयाब हुआ, जिसमें वेस्ट बैंक और गाज़ा है। वेस्ट बैंक में 30 लाख लोग वहाँ पे रहते हैं, गाज़ा में 20 लाख लोग वहाँ पे रहते हैं। तो ये सब आहिस्ता आहिस्ता जो गासिबाना कब्ज़ा इसराइल का फ़लस्तीनी ज़मीन पे हुआ है, उसको लेकर ही वहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो झगड़ा होता रहता है। जिस तरह पाकिस्तान हिंदुस्तान की ज़मीन पे कब्ज़ा करा, वैसा ही इसराइल फ़लस्तीनियों की ज़मीन पे कब्ज़ा किया। शायद इसीलिए अब तक हिंदुस्तान की जो पॉलिसी फ़लस्तीन के मुवाफ़िक थी, वो आहिस्ता आहिस्ता इसराइल की तरफ जा रही है। लेकिन होना तो ये चाहिए कि मुवाफ़िक फ़लस्तीनी पॉलिसी रहना चाहिए था, क्योंकि हम जिस जुल्म से, पाकिस्तान के जुल्म से, जिस जुल्म से हम झेलते आ रहे हैं 70 सालों से, 75 सालों से, वही जुल्म वहाँ पर भी चलते आ रहा है। तकरीबन वही उसी दौर का झगड़ा है, इसराइल फ़लस्तीन का हो या इंडिया पाकिस्तान का हो। तो दोनों के बहरहाल पीछे ये है कि आप कहीं पर भी देखेंगे तो बड़ी ताकत होती है। जो बरतानिया यहाँ से इखराज करते हुए गया तो यहाँ पे एक दुश्मनी का झाड़ लगा के गया था, तो वहीं पर भी इसराइल में भी, फ़लस्तीन और इसराइल के बीच में भी, वहाँ पर भी बरतानिया का बहुत बड़ा रोल था। लेकिन जहाँ कहीं भी फ़लस्तीन के ऊपर या फ़लस्तीन आगे बढ़ता है, उसको अब जो पुष्टपनाही मिलती है वो अमेरिका की मिलती है। हालांकि मुसलमान और यहूदी से ज़्यादा क्रिश्चियंस और यहूदियों का झगड़ा ज़्यादा है, मैं ये मानता हूँ। लेकिन कहीं पर भी एक बात होती है कि हमारा मामला आते ही वहाँ पे क्रिश्चियंस भी हमारे खिलाफ, यहूदी भी हमारे खिलाफ, बहरहाल जो भी होता है वो हमारे खिलाफ हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एक यूनिफाइंग फैक्टर ये निकल रहा है कि मुसलमान के खिलाफ होना है तो यहाँ पे आ जाओ। खैर, बहरहाल सब्र का नतीजा बेहतरीन ही निकलता है, और जो सब्र 70 साल से चाहे वो हिंदुस्तान करता आ रहा हो या चाहे फ़लस्तीन करता आ रहा हो, कहीं ना कहीं नुसरत और फ़तेह इंशाअल्लाह ताला उन्हें भी मिलेगी, हमें भी मिलेगी। हम तो इंशाअल्लाह फ़तेह के रास्ते पर ही हैं, तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में उतना परेशानी नहीं है। मगर अगर हिंदुस्तान की बात करेंगे तो आइए हिंदुस्तान पर भी अगर हम जाते हैं तो आज हिंदुस्तान में इलेक्शन के बाद अगर देखा गया तो कहीं ना कहीं एक किस्म से साउथ इंडिया के साथ, ख़ास तौर पे नतीजे आने के बाद, जो साउथ इंडिया एंटी बीजेपी या एंटी मोदी वोट देने में कामयाब रहा, तो उसको लेकर ही कहीं ना कहीं एक किस्म से इम्तियाज़ बढ़ता जा रहा है। नारों को लेकर बहुत सारे नारे चले यहाँ पे, सबका साथ सबका विकास, वज़ीर आज़म है, वज़ीर आज़म झोला लेके चले जाएंगे, ये सब बात आ रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं साउथ इंडिया के साथ जो इम्तियाज़ होता जा रहा है, वो अब एक यूनिफाइंग फैक्टर बन के आगे उभरने की एक कोशिश हो रही है। क्योंकि जो हिस्सा साउथ इंडिया का, जो पेनिनसुलर इंडिया जिसे कहते हैं, उसका हिस्सा 30% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन आज इसी इलाके को जो पैसे मिलते हैं जीएसटी का या जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देने के बाद भी जो हिस्सा मिलता है आमदनी का देने का, वो 19% ही मिलता है। बाकी का जो 10-11% का जो डेफिसिट आता है साउथ इंडिया को, वो कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट में चले जाता है, बिहार यूपी के हवाले हो जाता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं साउथ इंडिया
ये सोचकर अब साउथ इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो चाहे वो केरला हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, तेलंगाना हो, यहाँ पर पे तो कांग्रेस की या कांग्रेस एलाइड या इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट होने से एक किस्म से इम्तियाज़ बढ़ता जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अब ऐसा मौका आ रहा है कि सब मिलकर, सिवाय तेलुगु देशम पार्टी के या सिवाय आंध्र प्रदेश के, जिन्हें बजट में 15,000 करोड़ रुपए मिले हैं डेवलपमेंट के मामले में, लेकिन अब जिस तरीके से जो साउथ इंडिया के साथ इम्तियाज़ बढ़ता जा रहा है, वो कहीं ना कहीं ये 4 स्टेट्स मिलकर एक यूनाइटेड फ्रंट बनाकर मरकज़ी हुकूमत को घेरने की एक कोशिश में लगे हुए हैं। अगर आंध्र प्रदेश को फ़ायदे की भी हम बात करेंगे तो 15,000 करोड़ रुपए तो मिले हैं, लेकिन इसके अलावा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात हुई है, या विजयवाड़ा से, चेन्नई से विजयवाड़ा की एक बात आई है, या हैदराबाद से बेंगलुरु कॉरिडोर की एक बात आई, तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़े बहुत फ़ायदे होंगे। लेकिन फिर भी अगर देखा गया तो तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला में ज़्यादा फ़ायदा या ज़्यादा हिस्सा बजट में नहीं मिला है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं एक किस्म से बेचैनी ज़रूर है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में कहा कि मिडिल क्लास जो ख़ास तौर पे बीजेपी को सपोर्ट करते आ रही थी, या बीजेपी की आइडियोलॉजी से हो या बीजेपी को सपोर्ट करने की बात हो, उसे कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी हुकूमत ने उन्हें एक तो सीने में खंजर घोंपा है, तो दूसरा पेट में खंजर घोंप दिया है। वो कहीं ना कहीं जीएसटी को लेकर या कहीं कहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस को लेकर इनको परेशान करके रखे हैं। अब जिस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता जो मुल्क की सियासत करवट ले रही है, उसमें ऐसा लग रहा है कि अब आइंदा साल अगर वज़ीर आज़म 75 साल के मामले में रिज़ाइन करने के वास्ते तैयार होते हैं, तो फिर उनका मुतबादल कौन बनेगा? मुतबादल बनेगा या फिर दोबारा इंतखाबात पूरे मुल्क में राइज किए जाएंगे, जिसकी वजह से फिर एक करोड़ों अरबों रुपए का एक बोझ मुल्क की मैशियत पे पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं एक किस्म से अब यूनाइटेड रहकर अपना बेहतरी अगर नहीं होती है, तो एक यूनाइटेड इंडिया अलायंस जिस तरीके से रहा है, वो कहीं ना कहीं एक मुंह तोड़ जवाब दे सकता है नरेंद्र मोदी को। वैसे अगर देखा गया तो 3,965 करोड़ के करीब 2022 और 2023 में कॉरपोरेट्स हों या बड़े बड़े कंपनीज हों, इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नुकसान पहुंचाया है कहीं ना कहीं टैक्स कंसेशंस के नाम पर। तो ऐसे जो टैक्स कंसेशंस होते हैं जो बड़े बड़े लोगों को मिलते हैं, उन पर भी एक किस्म से रोक होना चाहिए, ना कि जो रियासतें तरक्की कर रही हैं, जो रियासतें जीडीपी में अहम हिस्सेदारी निभा रहे हैं, उनके साथ सौतेला सलूक किए जाने के। तो कहीं ना कहीं सियासी इख्तलाफात को बालाएतार रखकर तरक्की को अगर नज़्मुलैन बनाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि साउथ इंडिया की तरक्की बहुत अच्छी हो सकती है। रहा सवाल मौसम का, या मौसम के एतबार से अगर देखेंगे तो केरला में जिस तरीके से वायनाड में जो तबाही हुई है, वैसे बारिश के अच्छे होने की वजह से ये तबाही अपनी जगह है, लेकिन पूरे मुल्क में बारिश अच्छी होने की वजह से किसानों की आमदनी भी बढ़ने की एक उम्मीद है, जिससे ये अंदेशा लगाया जा रहा है, ये पेशकशी की जा रही है कि अब की बार लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसे रहेगा, ज़्यादा खुशहाली आएगी, और कैपिटल मार्केट अगर चलेगी तो कंपनीज बढ़ेंगे, मुल्क बढ़ेगा और ऐसी तरक्की हो सकती है। बहरहाल इन सब चीज़ों में सिर्फ एक ये बात ज़रूरी है कि हम सोच के आगे बढ़ना है, क्योंकि हम फजूल खर्ची में अगर हम फिर से हिस्सेदार बने तो ये हमारे लिए आगे चल के नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो फजूल खर्ची को रोकते हुए एहतियात के साथ सलामत रवि की चाल चलते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे, तो हम हमारे बेहतरीन फाइनेंशियल प्लानिंग करते हुए अगर हम आगे बढ़े, तो हमारे मुस्तकबिल को भी हम एक किस्म से महफूज बना सकते हैं। बहरहाल बात यह है कि फाइनेंशियल प्लानिंग की, तो फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आप सोच समझकर अपने अखराजात पर कंट्रोल रखते हुए अगर आगे बढ़े, तो इस पर ही हम कामयाब हो सकते हैं। यही फाइनेंशियल प्लानिंग है जो आपके पूरी प्लानिंग, आपकी ज़िंदगी का दारोमदार इस पर मुनहसर होता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग को जहन में रख के आप आगे बढ़िए, ताकि आप अपने आप का, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बना सकते हैं। बहरहाल ऐसे ही चंद बातें हैं जो
آج خیال رکھ کے ہمیں آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھتے ہوئے پھر اپنی زندگی کو بہتر بنانے میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بہرحال انہی چند باتوں کے ساتھ میں پروگرام کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔